नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ओआरओपी 3 लागू होने के बाद आज पहली बार पेंशन क्रेडिट हुआ है। जी हां, आगे बात करेंगे इसके बारे में। और 568 सर्कुलर का एक बड़ी गलती को सुधारते हुए पीसीडीए ने लेटर निकाला सीपीपीसी को, और यह मामला है ग्रुप जेड और ग्रुप वाई के बीच का। दोस्तों जी हां, सुधार करते हुए लेटर निकाला गया। एरियर का रिवीजन होगा बहुत सारे पेंशनर्स का, और साथ ही साथ दोस्तों और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को ओआरओपी 3 का भुगतान को लेकर के लेटर लिखा गया है। इनके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी लो, आखिरकार पीसीडीए ने मानी गलती। हजारों पेंशनर्स का एरियर का होगा रिवीजन। सर्कुलर 568 से जुड़ा हुआ है मामला। जी हां दोस्तों, सर्कुलर 568 में बहुत सारे पेंशनर्स को जो एरियर दिया गया वो जेड ग्रुप के हिसाब से दिया गया, जबकि 1 जनवरी 2006 से तो जेड ग्रुप वाई ग्रुप में मर्ज हो चुका है। तो ऐसे में क्यों जेड ग्रुप के हिसाब से दिया गया? बहुत सारे पेंशनर्स का ऐसे दिया गया है। तो मैं कई बार इस आवाज को उठा रहा हूं, कई दिनों से मैं उठा रहा हूं, तो आपको भी जागने की जरूरत है। अगर आपको जेड ग्रुप के हिसाब से रिवीजन हुआ है तो इसके ऊपर अभी हाल में पीसीडीए ने एक लेटर जारी किया है एक पेंशनर को के केस को लेकर के, उसको देखते हैं। दोस्तों, 568 सर्कुलर से जुड़े हुए केस का ये एक लेटर है जो बैंक ने जारी किया लेटर है। अब इस लेटर में बैंक ने क्या माना है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। अब 568 सर्कुलर का ये केस है जो कि श्री कमलनाथ दुबे जी का केस था, और इस लेटर में बैंक ने ये माना था कि हमने जेड ग्रुप, सिपाही जेड ग्रुप के हिसाब से उनका 568 सर्कुलर का जो एरियर है वो 4940 के हिसाब से कैलकुलेट करके उनको ये एरियर का भुगतान कर दिया है। हमने वाई ग्रुप के हिसाब से नहीं किया जो कि 5230 होता है, क्योंकि उनका जेड ग्रुप ही उनका पीपीओ में था। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब आगे इस लेटर के बाद अब पीसीडीए ने एक और लेटर निकाला है इन्हीं पेंशनर के केस में, उसको देखते हैं। ये देखिए, पीसीडीए ने ये लेटर निकाला अभी 11 जुलाई 2024 को, और ये भी 568 सर्कुलर का एरियर से ही जुड़ा हुआ है और कमलनाथ दुबे जी का ही केस है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर पीसीडीए ने अब क्या जारी किया है, कहीं ना कहीं पीसीडीए ने अपना गलती को सुधारा है। और आगे देखिए क्या हुआ है, ये मैं बताता हूँ कि पीसीडीए ने क्या जानकारी, क्या इंस्ट्रक्शन जो है सीपीपीसी को, ये देखिए सीपीपीसी को लिखा गया लेटर है ये भी। और इस लेटर में ये देखिए पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं जो मूल डिटेल्स है वो आपको समझा देता हूँ कि सीपीपीसी को क्या बोला गया पीसीडीए द्वारा। ये देखिए, फर्दर पेंशनर्स एंटाइटलमेंट्स आर एज अंडर। ये देखिए कि क्या क्या एंटाइटलमेंट्स है पेंशनर के, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो माना है कि 1 जनवरी 2006 से उनका बेसिक 5230 के हिसाब से फिक्स किया जाना था, जो कि सर्कुलर 568 के हिसाब से, यानी कि जेड ग्रुप का नहीं वाई ग्रुप का रिवीजन दिया जाना चाहिए था। ये यहाँ पर माना है। बाकी आगे जो सर्कुलर, ये ओआरओपी 1 का सर्कुलर है, फिर 7वें पे कमीशन का सर्कुलर है, फिर ओआरओपी 2 का सर्कुलर है। ये तो लगभग सभी पेंशनर्स को पता है कि ओआरओपी 1 में, 7वें पे कमीशन में और ओआरओपी 2 में इतने का फिक्सेशन ही हुआ है। लेकिन अब देखिए, ये जो इनको फिक्सेशन 568 सर्कुलर में किया गया है, जो कि जेड ग्रुप से बदल करके वाई ग्रुप के हिसाब से 5230 रुपए के हिसाब से पेंशन का रिवीजन करने के लिए सीपीपीसी को अभी पीसीडीए ने ये लेटर निकाला है। तो बहुत संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं दोस्तों जिनका जेड ग्रुप के हिसाब से ही जो है रिवीजन कर दिया गया उनका 568 सर्कुलर का एरियर, जबकि उनको भी वाई ग्रुप के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि जनवरी 2006 के बाद तो जेड ग्रुप है ही नहीं, उसको वाई ग्रुप में मर्ज किया गया है। तो आप सबने देखा, अब की बार पीसीडीए ने वाई ग्रुप के रेट के हिसाब से 568 के सर्कुलर का मेंशन करके सीपीपीसी को लेटर निकाला है और उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट वगैरह मांगा है। अब रिवाइज होगा तो दोबारा से पेंशनर को एरियर मिलने का रास्ता साफ होगा। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, लेटर प्रधानमंत्री जी के पास, ओआरओपी 3 में गलती कर रही है सरकार, लोकसभा में गलत जवाब दिया। ओआरओपी 3 का कोई एरियर देने की जरूरत नहीं है। जी हां, आपने लोकसभा में जो जवाब दिया 26 जुलाई 2024 को कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप एरियर का भुगतान कर देंगे, वो आपने गलत किया है, उसको रिकंसीडर कीजिए। वो गलत जवाब है आपका और आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका ही आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, 1 जुलाई 2024 से आपने ऑटोमेटिकली ओआरओपी 3 दिया जाना चाहिए था। ऐसा
मेंशन करके माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा 29 जुलाई 2024 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया लेटर है। आप जैसे देख पा रहे हैं, और OROP 3 से जुड़ा हुआ लेटर है। रिवीजन ऑफ OROP पेंशन ड्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। इस लेटर में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं, आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो इस लेटर में रेफरेंस दिया गया है उस जवाब का, जो जवाब सरकार ने लोकसभा में OROP 3 से जुड़े हुए सवाल का जवाब देते हुए दिया था। यानी कि सरकार ने जो बोला था कि हाँ हमने OROP 3 को अप्रूव कर दिया है और इसी फाइनेंशियल ईयर में उसका एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा, उसी का रेफरेंस दे करके यहाँ पर लेटर लिखा गया। और महत्वपूर्ण लाइनें क्या है देखिए, द रिप्लाई गिवन बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट नीड्स टू बी रिकंसिडर्ड सिंस देयर आर नो एरियर्स इन्वॉल्व इन द रिवीजन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। यानी कि आपने जो जवाब दिया है लोकसभा में उसको आप रिकंसिडर करें, क्योंकि OROP 3 में एरियर का कोई सवाल ही नहीं बनता 1 जनवरी 2024 से। आगे लिखा गया द रिवाइज पेंशन शुड हैव कमेंस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 with no arrear as per गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DSW लेटर 7 नवंबर 2015। यानी कि इनिशियल लेटर है ये। OROP का जो इनिशियल रूलिंग लेटर जो OROP 1 के समय में निकाला गया था, जहां पर क्लियर ये लिखा गया था कि 5 साल हर 5 साल में जो है OROP का रिवाइज होगा। तो इस लेटर के हिसाब से सरकार ने अपनी ही बात को नहीं माना है, तो इसमें जो है 1 जुलाई 2024 से ऑटोमेटिकली पेंशन की बढ़ोतरी होनी थी, तो यहाँ पर एरियर वाली बात क्यों आई है? तो आपने जो संसद में जवाब दिया है वो सही नहीं है, उसको रिकंसिडर करें। सिंस द रिवीजन ऑफ पेंशन हैज नॉट बीन कैरिड आउट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024, इट शुड बी ऑर्डर्ड टू बी पेड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024 विद 1 मंथ ऑफ एरियर। यानी कि अब चूंकि जुलाई में आपने भुगतान नहीं किया, जो कि करना चाहिए था, आपका नवंबर 2015 वाला जो लेटर वो भी यही बोलता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली बार जजमेंट दिया था वो भी यही बोलता है। तो सभी को मानते हुए आपने जो है जुलाई में ही भुगतान करना था, जिसको आपने किया नहीं। तो अब अगस्त में आप भुगतान कर दीजिए और जुलाई महीने का जो एरियर है उसका भी भुगतान कर दीजिए। पेमेंट ऑफ एरियर्स इन 1 ईयर इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। यानी कि जो जवाब दिया गया है, आगे जवाब में दिखाऊंगा, उसमें लिखा गया है कि एरियर को जो है एक फाइनेंशियल ईयर में भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं। जब आप अगस्त में भुगतान कर देंगे और जुलाई का अगर एरियर अगस्त में कर देंगे तो एक फाइनेंशियल ईयर का यहाँ मेंशन करने की क्या जरूरत थी? इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया। आगे 3 नंबर पैराग्राफ में, इट इज ऑल्सो इन लाइन विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 20 मार्च 2023। यानी कि ये जो चीजें हैं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च 2023 का जो आदेश है उसके बेस पर भी बातें यही हो रही हैं कि आपने जुलाई 2024 से ऑटोमेटिकली रिवीजन कर देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, तो अगस्त में कीजिए जुलाई का एरियर के साथ। फॉर द काइंड रिकंसिडरेशन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के खास रिकंसिडरेशन के लिए ये लेटर हमने भेजा है। ये देखिए आगे मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का साइन है, और यहाँ देखिए ये कॉपी टू किसको किसको भेजा गया है, राजनाथ सिंह को भेजा गया है, श्री संजय सेठ को जिन्होंने जवाब दिया था लोकसभा में उनको भी भेजा गया है, साथ ही साथ ये आर्मी के चीफ, एयर चीफ और नेवल के चीफ को भी भेजा गया है। आगे जो IAS DSW के जो सेक्रेटरी हैं उनको भेजा गया है, और CGDA जो जॉइंट CGDA उनको भेजा गया है, और डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल डिफेंस अकाउंट्स यानी कि जो PCDAP प्रयागराज के जो डायरेक्टर हैं उनको भी भेजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज 31 जुलाई OROP 3 लागू होने के बाद का पेंशन आया खाते में बिना OROP के। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए जो पेंशनर के क्रेडिट हो रहे हैं, आज 31 जुलाई है और 1 जुलाई 2024 से OROP 3 लागू है। अगर हम लीगली बात करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगला रिवीजन में डिले नहीं किया जाएगा, तो डिले नहीं किया जाएगा तो 1 जुलाई से लागू होना चाहिए था। यानी कि 31 जुलाई को जो पेंशन खाते में क्रेडिट होता है उसमें OROP 3 लागू होके होना चाहिए था। तो जब OROP 3 लागू हुआ उसके बाद का पहला पेंशन खाते में तो आ चुका है, लेकिन बगैर OROP 3 के आया है। जी हाँ दोस्तों, 50% DA के साथ आपका पेंशन, हमारा पेंशन बगैर OROP 3 के खाते में आज क्रेडिट हो गया है। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स का शायद अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ होगा, तो आप चिंतित ना हो, शाम होते होते देर रात तक भी बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन क्रेडिट हो जाता है। और जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, जिनका ड्यू डेट नवंबर 2023 था और बीच में तो बगैर लाइफ सर्टिफिकेट के मिल रहा था, तो उनका पेंशन रुक सकता है। उनका अगर पेंशन रुकता है तो इमीडिएटली आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर।
दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशनर ध्यान रखें, आपका एंटाइटलमेंट क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपका एंटाइटलमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है। डिसेबिलिटी एलिमेंट जो होता है दोस्तों, वो हमारा सर्विस एलिमेंट के साथ ही लिंक है। अगर आपका सर्विस एलिमेंट बढ़ जाए तो आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स को डिसेबिलिटी एलिमेंट कम मिल रहा होता है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ओआरपी 1 में हो, 2 में हो, सर्विस एलिमेंट तो बढ़ गया लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको जागने की जरूरत है, आपको ग्रीवेंस डालने की जरूरत है। चलिए मैं आपको एक पीपीओ दिखा के समझाता हूं कि कैसे पेंशनर को गलत डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा था। 29 जुलाई को अभी पीपीओ जारी हुआ और उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट रिवाइज हो गया, जिसका उनको एक हैवी अमाउंट का एरियर भी मिलेगा। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों ये कोरिजेंडम पीपीओ देखिए, ये कोरिजेंडम पीपीओ लव पांडे जी का है। ये कोरिजेंडम पीपीओ हाल का अभी 2 दिन पहले का है। आप देखिए ये 29 जुलाई 2024 को निकाला गया है ये कोरिजेंडम पीपीओ। और इस कोरिजेंडम पीपीओ में इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट को परिवर्तन किया गया है। ये देखिए इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना कम उनको मिल रहा था। उनका ओआरओपी के हिसाब से सर्विस एलिमेंट को तो बढ़ोतरी कर दिया गया 20,969 रुपए, लेकिन जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वो उनको मिल रहा था 2,989 रुपए। ये देखिए, और ये बहुत पहले से मिल रहा था, जबकि जुलाई 2019 से तो इसको रिवाइज कर दिया गया है अभी 6,291। दोस्तों डिसेबिलिटी एलिमेंट का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन होता है जो आपका सर्विस एलिमेंट है। आप अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तब की बात कर रहा हूँ, बैटल कैजुअलिटी ये सारा का वो अलग हिसाब किताब होता है, लेकिन नॉर्मल अगर आप डिसेबिलिटी है तो आपका जो सर्विस एलिमेंट होता है उसका 60% होता है आपका 100% डिसेबिलिटी। और आपको अगर मान लीजिए 75% डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है तो आपका सर्विस एलिमेंट का 45% आपको मिलता है 75% के हिसाब से। और अगर आपका डिसेबिलिटी 50% है तो आपका जो सर्विस एलिमेंट है उसका 30% आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट के तौर पे मिलेगा। तो ये जो पेंशनर है ये 50% उनको डिसेबिलिटी राउंड ऑफ था, जिस वजह से उनका जो सर्विस एलिमेंट है यानी कि 20,969 का 30% यानी कि 6,291 रुपए अभी उनको रिवाइज करके दे दिया गया और उनको अभी एरियर भी मिलेगा। अभी ये एरियर जुलाई 2019 से तो उनको मिल जाएगा, लेकिन अगर उनका ये डिसेबिलिटी एलिमेंट जुलाई 2019 से पहले भी इसी तरीके से कम मिल रहा था तो उनको उसके ऊपर भी ग्रीवेंस डालना चाहिए ताकि वो पुराना एरियर भी वो ले सकें। अभी हाल फिलहाल में जुलाई 2019 से लेके अभी तक का ये एरियर उनको इस पीपीओ के बेस पर अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा। दोस्तों तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट लेते हैं या डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं तो आपका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है उसको जरूर चेक करें, आपको सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।